Hello learners, welcome back to my channel Info BHU. Today in this video we will discuss 100 MCQs based on economics. So students, जैसा कि आप सब अच्छी तरह से जानते हैं कि हर साल 15 क्वेश्चंस आते ही हैं इकोनॉमिक्स से. ये एक मेजर हेडिंग है आपके सिलेबस की. सो आज के इस वीडियो में हम 100 इकोनॉमिक्स बेस्ड MCQs को डिस्कस करेंगे. एंड बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वुड लाइक टू से दैट स्टूडेंट्स, आपके एग्जाम जो है 9th को है, 9 सितंबर यानी कि परसों. एंड आई नो दैट सम ऑफ यू आर एक्साइटेड वाइल सम आर वेरी नर्वस. सो कल का ये वीडियो आपकी इस नर्वसनेस या एक्साइटेड पे ही डेडिकेटेड होगा. कल हम बात करेंगे इस बारे में कि व्हाट यू शुड डू बिफोर एग्जाम, ड्यूरिंग द एग्जाम एंड आफ्टर द एग्जाम भी आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी ना, हम इस बारे में भी बात करेंगे. एंड कल के वीडियो से रिलेटेड अगर आप अपनी कोई प्रॉब्लम है आपको जिसका आप सोल्यूशन चाहते हैं कि कल का जो वीडियो है उसमें मैं इंक्लूड करूं, तो आज के वीडियो का ये जो कमेंट सेक्शन रहेगा उसमें आप मेंशन कर सकते हैं या फिर मुझे मेल भी कर सकते हैं, मैं वहाँ भी आपको रिप्लाई करूँगी. ठीक है, तो जितनी भी आपको ऐसी चीज़ें लगती हैं जो कल के वीडियो में डिस्कशन वीडियो रहेगा बेसिकली वो, तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी कोई क्वेरी, कोई सजेशन, अगर आप सजेस्ट भी कुछ करना चाहें तो मोस्ट वेलकम. ठीक है, वो सारी चीज़ें आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में मैंशन कर सकते हैं. तो फिलहाल आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं. सो लेट्स बिगिन द वीडियो टुडे. सो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं इकोनॉमिक्स बेस्ड MCQs जो कि 100 MCQs हैं. और डेली मैं आपको इस तरह से रिवीजन वीडियोस जो प्रोवाइड कर रही हूँ इसके थ्रू देखिए अगर आप 100 MCQs सॉल्व कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं उन 15 क्वेश्चंस के जो कल आपके एग्जाम्स में आने वाले हैं परसों, तो आप उनमें से आई होप काफ़ी सारे क्वेश्चंस को जो है रिलेट कर पाएंगे. या इन क्वेश्चन से देखिए प्रैक्टिस करने से बेसिकली क्या होता है, MCQs को जब हम इस तरह से सॉल्व करते हैं तो हमारा कंसेप्ट ना क्लियर हो जाता है. सारे क्वेश्चन यहीं से आएंगे या ये जो क्वेश्चन मैं बता रही हूँ इन्हीं में से कल आने वाले हैं, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी, क्योंकि देखिए कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता आपके एग्जाम में बेसिकली आएगा क्या. बट इस तरह से जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं MCQs को, तो आपका कंसेप्ट धीरे धीरे क्लैरिफाई होता जाता है. ठीक है, जितने ज़्यादा MCQs आप सॉल्व करेंगे उतना ही आपका कंसेप्ट क्लैरिफाई होगा. और जितना ज़्यादा अगर हमारा सब्जेक्टिव बेस्ड पेपर होता है तो हम जितना ज़्यादा जो है क्वेश्चन को लिख के जो है प्रैक्टिस करते हैं कि हमें क्या क्या इंक्लूड करना चाहिए, वो उतना बेटर होता है. तो आपका एग्जाम बिकॉज MCQ बेस्ड है तो हम इसीलिए MCQs ज़्यादा सॉल्व कर रहे हैं. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है वो कौन सा है देख लेते हैं. The National Development Council gets its administrative support from. So students, मैंने आपको इससे पहले एक वीडियो को डिस्कस करते वक्त ये बताया था कि जो NDC है यानी कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, इसके बारे में याद कीजिए मैंने आपको क्या बताया था. इसके बारे में मैंने आपको ये बताया था कि जब भी वो किसी तरह की पॉलिसी को ड्राफ्ट करते हैं, फ्रेम आउट करते हैं, तो वो किससे अप्रूवल लेते हैं, वो प्लानिंग कमीशन से अप्रूवल लेते हैं. और मैंने आपको ये भी बताया था कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो है ये क्या होती है. ठीक है, तो आपको अगर नहीं याद है तो आप इससे पहले जिस भी वीडियो में वो था आपको रेफ़र करना पड़ेगा, मुझे याद नहीं आ रहा मैंने किस वीडियो में पढ़ाया था. बट ये नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के बारे में हम पढ़ चुके हैं. अगर आप जो है सारे वीडियोस को फॉलो करते तो आपको पता होगा, ऑफ कोर्स आपने अभी तक रिलेट भी कर लिया होगा. सो एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल को कौन देता है, ये है प्लानिंग कमीशन. ठीक है, तो प्लानिंग कमीशन से एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट मिलता है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल को. नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 2. सो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे जो 5 ईयर प्लान्स वाले जो जितने भी क्वेश्चंस हैं ना उस पर जो है स्पेशल एम्फेसिस रहेगा आज हमारा, क्योंकि मैंने ये देखा है कि आपके जब भी एग्जाम्स होते हैं ना हर एक साल के पेपर को आप उठा के देख सकते हैं, उसमें 5 ईयर बेस्ड एक क्वेश्चन जरूर रहता है, 5 ईयर प्लान्स बेस्ड. ठीक है, तो यहाँ पे अगर ऐसा पैटर्न हमने नोटिस किया है तो ज़रूर से हम जो है 5 ईयर प्लान्स के जितने भी क्वेश्चन आज मिलेंगे उन पर ज़्यादा एम्फेसिस रखेंगे. एंड मैंने पहले सेपरेटली आपके लिए सिर्फ एक 5 ईयर प्लान्स के करके एक MCQs बनाया था, बट मुझे समझ में आया कि वो आपके सिलेबस से बाहर जा रहा है तो मैंने उसको अमेंड किया और बाकी चीज़ें इसी में इंक्लूड कर दी हैं. ठीक है, तो ये आज हम इसीलिए होल जो है इकोनॉमिक्स पे ही डिस्कस कर रहे हैं. अदरवाइज़ मैंने आपको एक 5 ईयर प्लान्स पे अलग से MCQs जो है प्रोवाइड करने का सोचा था, बट वो आपके बिल्कुल सिलेबस के बाहर चला जा रहे थे, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे, इसीलिए मैंने उसको इसी में एडअप कर दिया है. तो आज मैं इसीलिए पहले ही मेंशन कर दे रही हूँ कि एम्फेसिस पे रखिएगा कि जहाँ पे 5 ईयर्स वाले जो प्लान्स हैं, 5 ईयर प्लान्स वाले बेस्ड क्वेश्चन हैं, उनको ज़रूर आप ध्यान से पढ़िएगा स्टूडेंट्स. तो ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये 5 ईयर प्लान्स पे ही बेस्ड है. सो The 5-year plans of India intend to develop the country industrially through. So students, आपसे यहाँ पे ये पूछ रहा है कि जो 5-year plans है इंडिया के, they intend to develop our country. ठीक है, जो कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हमारी कंट्री की है वो किस तरह करना चाहते हैं, थ्रू व्हाट, तो थ्रू पब्लिक, प्राइवेट एंड जॉइंट एंड कोऑपरेटिव सेक्टर्स. ठीक है, ये चारों ही सेक्टर्स जो है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए जो है इंपॉर्टेंट हैं उसके व्यू पॉइंट से. तो यहाँ पे आपका जो पब्लिक, प्राइवेट, ठीक है, जॉइंट एंड कोऑपरेटिव, ये तीनों ही बेसिकली ये चारों ही सेक्टर्स जो है
इंपॉर्टेंट हैं, तो आप सिर्फ पब्लिक सिर्फ प्राइवेट को जो है मार्क नहीं कर सकते आंसर की तरह। तो यहाँ पे आपके चारों ही कंपोनेंट्स इंपॉर्टेंट हैं, चारों ही सेक्टर्स, ठीक है। तो सी ऑप्शन यहाँ आपका करेक्ट है। नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 3, इसमें पूछ रहा है कि प्लानिंग कमीशन क्या है, ठीक है। तो देखिए प्लानिंग कमीशन जो है ना एक एडवाइजरी बॉडी है। कई बार देखिए स्टूडेंट्स इस पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं कि कोई पर्टिकुलर आपको इंस्टीट्यूशन या कमेटी या किसी के बारे में पूछ लेगा और पूछेगा ये किस तरह की बॉडी है, किस टाइप की, ठीक है। एडवाइजरी होती हैं, ऑटोनोमस होती हैं या स्टैट्यूटरी होती है या किस तरह की है, हमेशा इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। बेसिक सी चीज़ होती है बट कंफ्यूज बहुत करती है। तो याद रखिएगा कि प्लानिंग कमीशन एक एडवाइजरी बॉडी है, ठीक है। यहाँ पे सी ऑप्शन अगेन जो है करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, टेक ऑफ स्टेज यानी कि ये जो फ्रेज है ये किस तरह से यूज़ होता है इन एन इकोनॉमी, इट मीन्स व्हाट, ठीक है। तो टेक ऑफ स्टेज का मतलब होता है स्टेडी ग्रोथ बिगिंस। किसी इकोनॉमी के लिए अगर आप ये कह रहे हैं कि वो टेक ऑफ स्टेज में है, तो यानी हम क्या कह रहे हैं उसके बारे में, दैट द स्टेडी ग्रोथ हैज़ बिगिन विद दैट इकोनॉमी। तो ये आपका जो है ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 5, इसमें पूछ रहा है कि प्लानिंग इन इंडिया डिराइव्स इट्स ऑब्जेक्टिव्स फ्रॉम। सो जब भी प्लानिंग होती है इंडिया में, जब भी जहाँ पे भी इकोनॉमिक प्लानिंग की बात आती है, तो उसके जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो कहाँ से डिराइव्ड होते हैं, वो डिराइव्ड हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी से रिलेटेड। स्टूडेंट्स ये बिल्कुल पॉलिटी का क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल आप ही के सिलेबस का क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स का ही क्वेश्चन है, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 6, इसमें पूछ रहा है कि इकोनॉमिक सर्वे इज पब्लिश्ड बाय हुम, ठीक है। तो इकोनॉमिक सर्वे को कौन पब्लिश करता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 7, इसमें पूछा है कि हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, एडम स्मिथ को हम फादर ऑफ इकोनॉमिक्स के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 8, द कंसेप्ट ऑफ 5-year प्लान्स इन इंडिया वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। सो स्टूडेंट्स 5-year प्लान्स का कंसेप्ट जो है ना बेसिकली इंडिया में फर्स्टली किसने इंट्रोड्यूस किया था, ये पूछा जा रहा है आपसे। जवाहरलाल नेहरू का इंट्रोड्यूस कंसेप्ट है ये स्टूडेंट्स, बी ऑप्शन यहाँ करेक्ट है। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 9, द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन एवर, इंडिया हैज़ व्हाट। मिक्स टाइप ऑफ इकोनॉमी है इंडिया की, हम सब जानते हैं। एंड इंडिया ने मिक्स टाइप इकोनॉमी जो है ना ये कब ऑप्ट किया, इसके लिए ये भी पूछ रहा आपसे। क्वेश्चन नंबर 10 में है कि इंडिया ऑप्टेड फॉर मिक्स्ड इकोनॉमी इन, ठीक है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1948 के बाद से इंडिया ने मिक्स्ड इकोनॉमी को अडॉप्ट किया है, तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। स्टूडेंट्स इंडस्ट्रियल पॉलिसी के बारे में मैं पहले मेंशन कर चुकी हूँ कि ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कई बार इस पर मैंने क्वेश्चन देखे हैं, 1 या 2 क्वेश्चन रहता ही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके पास, मिक्स्ड इकोनॉमी मीन्स एन इकोनॉमी वेयर देयर इज को एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर अलॉन्ग विद प्राइवेट सेक्टर। इसी के लिए तो ये मिक्स्ड जो है इसे कहा जाता है कि जहाँ पे पब्लिक एंड प्राइवेट बोथ सेक्टर्स एग्जिस्ट, ठीक है। नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 12, इंडियाज इकोनॉमिक प्लानिंग कैन नॉट बी सेड टू बी व्हाट। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे जितने भी आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं इसमें से आपको इंडियन इकोनॉमी के बारे में एक ऐसी चीज़ बतानी जो कि जो है दैट कैन नॉट बी ट्रू अबाउट इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी हैं जैसे इंडिकेटिव है, ठीक है, लिमिटेड है, डेमोक्रेटिक है, ये सारे ही वर्ड्स कहीं ना कहीं जो है इसके साथ जाते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग के साथ। बट इम्परेटिव यानी कि कोई चीज़ जैसे कंपल्सरी होती है ना, या फिर जो है वो ऑर्डर जो है डिफाइन कर रही होती है, तो यहाँ पे इम्पेरेटिव जो है कभी भी इंडियन इकोनॉमी का कोई जो है फीचर की तरह नहीं रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, इसे आप मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 13, आपसे हु इज़ द डिप्टी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछ रहा है कि डिप्टी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन कौन हो सकता है। देखिए प्राइम मिनिस्टर तो चेयरमैन होते हैं प्लानिंग कमीशन के, तो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता। फाइनेंस मिनिस्टर एंड कॉमर्स मिनिस्टर भी जो है डिप्टी चेयरमैन की तरह एक्ट नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे तो आपका नन ऑफ दी अबव करेक्ट होगा। बट कौन हो सकता है प्लानिंग कमीशन का डिप्टी चेयरपर्सन या चेयरमैन, ठीक है। तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि दैट पर्सन मस्ट होल्ड अ रैंक ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से एसोसिएटेड है। और इन्हें अपॉइंट किस तरह से किया जाता है, जो कमेटी मेंबर्स होते हैं वो मिलकर इन्हें नॉमिनेट करते हैं किसी एक पर्सन को। एंड इंडिया के जो है लास्ट आप बोल सकते हैं कि डिप्टी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन कौन था, तो वो 2004 से 2014 तक थे, मोंटेक सिंह अहलूवालिया, उनका नाम भी याद रख सकते हैं आप स्टूडेंट्स, तो अच्छा ही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 14, इसमें पूछा है कि द डिप्टी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन कौन है। ही मस्ट होल्ड द रैंक ऑफ अ कैबिनेट मिनिस्टर, तभी जो है वो एलिजिबल होंगे बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट है, इसे आप मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 15, इसमें पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स एन एक्यूरेट मीजर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट थ्रू 5-year प्लान्स। सो इसमें से ऐसा कौन सा मीज़र है जिससे हम एक्यूरेटली जो है बात कर सकते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में थ्रू 5-year प्लान्स, ठीक है। तो राइज इन नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम, ये दो ऐसे मेजरमेंट्स हैं, दो ऐसे मीजर्स हैं जिनके थ्रू हम एक एक्यूरेट जो है अंदाज़ा लगा सकते हैं अबाउट द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 16, इन इंडिया द पब्लिक सेक्टर इज मोस्ट डोमिनेंट इन। सो स्टूडेंट्स पब्लिक
सेक्टर की सबसे ज़्यादा डोमिनेंस कहाँ पे है, कमर्शियल बैंकिंग में है, सबसे ज़्यादा वहीं पर है, ठीक है। एंड नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 17, द फर्स्ट अटेम्प्ट टू इनिशिएट इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया वाज मेड बाय हुम। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि इकोनॉमिक प्लानिंग को इनिशिएट करने का पहला अटेम्प्ट किसने किया था इंडिया में। ये है मिस्टर एम विश्वेश्वरैया। इनके बारे में आप आई होप जानते ही होंगे स्टूडेंट्स। इनके बर्थडे के दिन जो है हमारे नेशन में इंजीनियरिंग डे सेलिब्रेट होता है, काफ़ी फेमस है ये। और अगर आप बेंगलुरु जाएँ तो इनके म्यूज़ियम को ज़रूर विजिट कीजिएगा अगर आपको साइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, इसमें पूछा है कि डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम वाज रिकमेंडेड बाय। सो डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम किसने रिकमेंड किया था फर्स्ट टाइम, ये बलवंत राय मेहता की जो कमेटी थी इसकी रिकमेंडेशन थी अबाउट डिसेंट्रलाइजेशन। तो स्टूडेंट्स कमेटीज़ और उनकी रिकमेंडेशंस, ठीक है, या कमेटी जिस चीज़ के लिए वो जो है इस्टेब्लिश हुई थी और जो है कौन जो है पर्सन उस कमेटी के हेड थे, इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं। तो यहाँ पे जो डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम है ये किसकी रिकमेंडेशन थी, कौन सी कमेटी की, बलवंत राय मेहता कमेटी की, ठीक है। तो यहाँ पे इसे याद रखिएगा स्टूडेंट्स, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 19, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्स्ट 5 ईयर प्लान वाज। सो स्टूडेंट्स इस तरह से ज़रूर पूछ लेता है कि कई बार कि फर्स्ट 5 ईयर का ऑब्जेक्टिव क्या था, या हमने कब से इंडस्ट्रियलाइजेशन पे जोर देना शुरू किया, कौन सा वाला 5 ईयर प्लान था वो। इस तरह के क्वेश्चन जो है आपके 5 ईयर प्लान से बेसिकली पूछे जाते हैं, ठीक है। ये भी पूछा जाता है कि कब हमारी टारगेट जो है और अचीव्ड जो ग्रोथ रेट था वो परसेंटेज कब ज़्यादा था या कब कम था, इस तरह से भी आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्स्ट 5 ईयर प्लान वाज व्हाट, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इंक्लूडिंग इरिगेशन एंड पावर प्रोजेक्ट्स। सो स्टूडेंट्स जो हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान था उसमें हमारा जो ज़्यादा से ज़्यादा एम्फेसिस था वो किस पे था, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इंक्लूडिंग व्हाट, इरिगेशन प्लस पावर प्रोजेक्ट्स। तो ये दोनों ही चीज़ें इसका पार्ट थी, एग्रीकल्चर पे हमारा मेन फोकस था, इससे याद रखिएगा, ठीक है, एग्रीकल्चर से। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 20, इसमें पूछा है कि इंडिया हैड अ प्लान हॉलीडे, ठीक है। इंडिया का प्लान हॉलीडे हम कब मानते हैं, जबकि 5 ईयर प्लान्स को इंट्रोड्यूस नहीं किया गया था, आफ्टर द ड्रॉट ऑफ 1966 ये हुआ था, ठीक है। तो आप इसे याद कर सकते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 21, ये पूछ रहा है कि रोलिंग प्लान वाज डिजाइंड फॉर द पीरियड। सो रोलिंग प्लान कब से कब के लिए आया था स्टूडेंट्स, तो 1978 से 1983 तक आया था ये। तो इसे आप याद कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 22, द स्ट्रैटेजी ऑफ रोलिंग प्लान वाज अडॉप्टेड ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे ये पूछ रहा है कि रोलिंग प्लान की जो स्ट्रैटेजी है ये कब जो है अडॉप्ट हुई थी, किस टाइम में, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर उस टाइम कौन थे, मोरारजी देसाई थे, ठीक है। तो ये याद रखिएगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 23, द रोलिंग प्लान वाज अ प्लान फॉर, ये 1 ईयर के लिए होता था बेसिकली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है आपके लिए, द बेसिक फीचर ऑफ रोलिंग प्लान वाज दैट annual fluctuations in price and major economic developments could be considered while fixing targets, ठीक है। तो आपका जो बेसिक फीचर, द मोस्ट बेसिक फीचर जो रोलिंग प्लान से रिलेटेड था वो क्या है यहाँ पे, एनुअल फ्लक्चुएशंस इन प्राइसेस एंड मेजर इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स कुड बी कंसीडर्ड वाइल फिक्सिंग टारगेट्स, ठीक है। एक ही साल के लिए बनाए ही जाते थे इसीलिए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव क्वेश्चन नंबर 25, इसमें पूछ रहा है कि द ग्रोथ रेट ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन वॉज नेगेटिव इन दी। सो स्टूडेंट्स जो ग्रोथ रेट है एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन की वो जो है किस ईयर प्लान में जो है नेगेटिव आई थी, 3rd ईयर प्लान जो 3rd प्लान था उसमें बेसिकली ये नेगेटिव थी। तो इस तरह के भी क्वेश्चंस देखिए आपसे पूछे जाते हैं कि कब जो है इस तरह से जो है आपका जो टारगेट था वो अचीव्ड से एक्सीड किया या कब। तो इस तरह के क्वेश्चंस बेसिकली आप जब तक थरली जो है इसे पढ़ेंगे नहीं तो इस तरह के क्वेश्चंस को जो है आंसर करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। बट हाँ, ईयर वाइज ये ज़रूर याद रखिएगा कि प्लान हॉलीडे कब से कब तक था या रोलिंग प्लान्स कब आए थे, इस तरह के क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, ये याद कर लीजिएगा आप बेसिकली। क्वेश्चन नंबर 26 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द टास्क ऑफ प्लानिंग कमीशन। सो इसमें से कौन सा ऐसा टास्क है जो प्लानिंग कमीशन के लिए होता है। तो यहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ द प्लान जो है सिर्फ ये प्लानिंग कमीशन का टास्क है। बेसिकली इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान जो है प्लानिंग कमीशन के अंडर में नहीं आता, ये उसकी टास्क नहीं है। तो यहाँ पे बोथ ए एंड बी देख के लग सकता है आपको कि ये आंसर होगा, बट ये आंसर नहीं है आपका, सिर्फ प्रिपरेशन ऑफ द प्लान से कंसर्न होता है प्लानिंग कमीशन। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 27, हु रोट द बुक प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया, मिस्टर एम विश्वेश्वरैया, ठीक है, इन्होंने लिखी है ये बुक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 है, ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी मीन्स, ठीक है। तो ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी मीन्स हैविंग मिनिमम पॉसिबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन इकोनॉमिक रिलेशंस विद अदर कंट्रीज। सो ग्लोबलाइजेशन के साथ इंडियन इकोनॉमी में क्या ऐड हुआ, मिनिमम पॉसिबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन इकोनॉमिक रिलेशंस विद अदर कंट्रीज, ठीक है। तो यही तो बेसिकली ग्लोबलाइजेशन का कंसेप्ट है कि जहाँ पे भी
किसी तरह का अगर रिस्ट्रिक्शन है अदर कंट्रीज़ के साथ इकोनॉमिक रिलेशंस इस्टेब्लिश करने में, तो उस तरह के रिस्ट्रिक्शन को हटा दिया जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 है, द कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू इंडियाज़ इकोनॉमी इज़। ठीक है, तो ये डिक्रीज़ कर रहा है ऑब्वियसली स्टूडेंट्स, बहुत कम लोग अब एग्रीकल्चर के लिए जो है एफर्ट्स करते हैं या उस पर डिपेंडेंट हैं। ठीक है, डिपेंडेंसी खत्म होती जा रही है लोगों की, इसीलिए डिक्रीजिंग है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी फाइनलाइजेज द 5 ईयर प्लान प्रपोजल। सो स्टूडेंट्स, इसे फाइनलाइज कौन करता है? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल करती है। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट है। नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 31, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट विद इन द ड्यूटीज़ ऑफ प्लानिंग कमीशन। सो प्लानिंग कमीशन की ड्यूटीज़ के विद इन इनमें से कौन सा नहीं आता है? ठीक है, टू प्रिपेयर द एनुअल सेंट्रल बजट, ऑफ कोर्स ये जो है प्लानिंग कमीशन नहीं करता है, बाकी की सारी चीज़ें आप पढ़ के देख सकते हैं हम। टू डिफाइन द स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड सजेस्ट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये भी प्लानिंग कमीशन का ही पार्ट है, उन्हीं की टास्क है ये। टू मेक एन असेसमेंट ऑफ द मटेरियल कैपिटल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री, ये भी है। टू डिटरमाइन द नेचर ऑफ मशीनरी रिक्वायर्ड फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान प्रपोजल्स, ये भी प्लानिंग कमीशन के ही टास्क में आता है। बट जो एनुअल सेंट्रल बजट होता है इसके प्रिपरेशन के लिए बिल्कुल भी प्लानिंग कमीशन जो है रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। सेंट्रल बजट कौन प्रिपेयर करता है? हमारे फाइनेंस मिनिस्टर प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 32, द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इम्परेटिव एंड इंडिकेटिव प्लानिंग इज दैट। सो इन दोनों के बीच का बेसिक आपसे डिफरेंस पूछा है। इन केस ऑफ द इम्पेरेटिव प्लानिंग, द मार्केट मैकेनिज्म is entirely replaced by a command hierarchy, while in the case of indicative planning it is looked upon a way to improve the functioning of the market system. So students, ये दो टाइप है, imperative planning and indicative planning। इसमें जो market mechanism होता है imperative planning का is entirely replaced by a command hierarchy, but जो indicative का planning का केस होता है इसमें क्या होता है? It is looked upon as a way to improve the functioning of the market system। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 33, इसमें पूछ रहा है कि दादा भाई नौरोजी थियोराइज्ड द ड्रेन ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया इन हिज बुक। तो दादा भाई नौरोजी ने जो है, जो हमारे इंडिया के ग्रैंड ओल्ड मैन जिन्हें हम जानते हैं, इन्होंने अपनी कौन सी बुक में जो है ये मेंशन किया है ड्रेन ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया इनकी बुक थी। तो इस तरह के जो है ना, कभी कभी बुक्स एंड ऑथर्स से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं स्टूडेंट्स, जो बेसिकली आपके इकोनॉमिक्स से कहीं ना कहीं एसोसिएटेड होंगे, या फिर आपके सिलेबस के किसी टॉपिक से एसोसिएटेड अगर कोई बुक लिखी गई है, या रिसेंट ही अगर होगी, जैसे मैंने आपको करंट अफेयर्स वाले वीडियो में ये बताया था कि उर्जित पटेल की लिखी हुई बुक आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, इस तरह की चीज़ें। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी टर्म्ड एज अ लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन प्लानिंग। तो यहाँ पे आपके पास जो भी ऑप्शंस हैं बेसिकली स्टेटमेंट्स हैं, उनको आपको जो है उनके साथ कंबाइन करना है, कोई कॉम्बिनेशन आपको ऐसा बताना है दैट मे डिफाइन द लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडियन प्लानिंग। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट जो है इट सेज सेल्फ रिलायंस, प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। थर्ड है हमारे पास ग्रोथ ऑफ 7% पर एनम। फोर्थ है ग्रोथ इन इंफ्रास्ट्रक्चर। सो स्टूडेंट्स देखिए 7% पर एनम की ग्रोथ हमारे लिए लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स में नहीं है, ना ही ग्रोथ इन इंफ्रास्ट्रक्चर। यहाँ पे सेल्फ रिलायंस एंड प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ये हमेशा लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव होते हैं इंडियन प्लानिंग के। तो ये दोनों चीज़ें हमेशा जो है हमेशा ही रहती हैं, तो इसलिए यहाँ पे 1 और 2 जो ये स्टेटमेंट्स हैं ये करेक्ट कॉम्बिनेशन है। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 35, विच वन ऑफ द फॉलोइंग 5 ईयर प्लान्स रिकॉग्नाइज ह्यूमन डेवलपमेंट एज द कोर ऑफ ऑल डेवलपमेंट एफर्ट्स। ठीक है, तो जितने भी डेवलपमेंट जो है एफर्ट्स होते हैं, डेवलपमेंटल एफर्ट्स, इसमें जो ह्यूमन डेवलपमेंट है इससे कब पहली बार रिकॉग्नाइज किया था एज द कोर ऑफ द डेवलपमेंट एफर्ट्स। ठीक है, तो ये कौन से 5 ईयर प्लान में हुआ था आपसे पूछा जा रहा है। ये 8th 5 ईयर प्लान की जो है इवेंट है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आपको डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, 8th 5 ईयर प्लान। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 36, इसमें पूछ रहा है कि इन विच ऑफ द 5 ईयर प्लान्स प्रेफरेंस वाज गिवन टू द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो 5th 5 ईयर प्लान में ऐसा हुआ था स्टूडेंट्स की जो प्रेफरेंस थी वो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी पे जो है शिफ्ट की गई थी। 5th 5 ईयर प्लान की जो है ये इवेंट है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 37, द सेकेंड 5 ईयर प्लान लेड मोर स्ट्रेस अपॉन वॉट। सो जो सेकेंड 5 ईयर प्लान था उससे जो है ज़्यादा स्ट्रेस उसका किस पे था, किस चीज़ पे ज़्यादा एम्फेसिस था, वो है इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 38, द स्टील प्लांट्स एट दुर्गापुर, भिलाई एंड राउरकेला वर एस्टेब्लिश्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है स्टूडेंट्स कि जो स्टील प्लांट्स हैं दुर्गापुर में, भिलाई में, राउरकेला में, ये सब कब इस्टेब्लिश हुए थे, कौन से प्लान 5 ईयर प्लान के पीरियड में। तो ये सेकंड 5 ईयर प्लान का जो पीरियड था उस टाइम ये इस्टेब्लिश हुए थे स्टूडेंट्स। तो बी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट है। नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 39, ड्यूरिंग विच 5 ईयर प्लान वॉज द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन एग्रीकल्चर द हाइएस्ट।
सो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपसे ये पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा 5 ईयर प्लान था जिसमें जो टोटल एक्सपेंडिचर था वो एग्रीकल्चर पे वो हाईएस्ट था। तो ये जो 4th 5 ईयर प्लान था उसके टाइम की बात है स्टूडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 40, द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेल्फ रिलायंस एंड जीरो नेट फॉरेन एड वाज डिक्लेयर्ड इन। ये 4th 5 ईयर प्लान की अगेन जो है ये भी इवेंट है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 41, हु ऑफ द फॉलोइंग वाज द ऑथर ऑफ द चैप्टर ऑन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट फॉर द 3rd 5 ईयर प्लान। सो स्टूडेंट्स जो 3rd 5 ईयर प्लान था उसका जो चैप्टर था बेसिकली ये ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट, इसके ऑथर कौन थे उस टाइम में? CD देशमुख ने लिखा था ये, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आई होप आपसे जो है स्टूडेंट्स इतने कोर में नहीं पूछेगा, बट स्टिल ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपसे बिल्कुल जो है पूछे जा सकते हैं, उनकी जो है प्रोबेबिलिटी है ऐसे क्वेश्चंस की, क्योंकि 5 ईयर प्लान से मैंने देखा है कि हर साल 1-2 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 है, In which one of the following 5-year plans the actual growth performance in India in respect of GDP at factor cost was less than the target set? तो स्टूडेंट्स ऐसा कौन सा 5 ईयर प्लान था बेसिकली जिसमें जो एक्चुअल ग्रोथ थी वो टारगेट जो ग्रोथ थी उससे कम थी, was less, ठीक है। तो यहाँ पे 9th 5 ईयर प्लान में ऐसा हुआ था स्टूडेंट्स कि जो एक्चुअल ग्रोथ परफॉर्मेंस थी वो जो सेट टारगेट था उससे कम थी, ठीक है। तो 9th 5 ईयर प्लान यानी डी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट है। नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 43, पूछ रहे हैं कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन। ऑफ कोर्स जो फर्स्ट हमारे जो है प्राइम मिनिस्टर थे वही हमारे फर्स्ट चेयरमैन थे प्लानिंग कमीशन के, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है आपका। क्वेश्चन नंबर 44 वी हैव, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द इंडियन इकोनॉमी इज करेक्ट। सो स्टूडेंट्स ये सारे अगर हम पढ़ें तो चीज़ें हमें ज़्यादा क्लियर होंगी। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, इंडियन इकोनॉमी इज़ एज डेवलप्ड एज दैट ऑफ चाइना, तो ये हम पढ़ते ही समझ गए कि ये जो है करेक्ट नहीं है। सेकंड है, अबाउट 70% इंडियंस आर इन्वॉल्व इन सम टाइप ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड आर द ओनर्स ऑफ सम और द अदर माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेस। ऐसा बिल्कुल नहीं है स्टूडेंट्स, एटलीस्ट 70% तो नहीं है ये डेटा, ठीक है। नेक्स्ट, इन इंडिया सिंगल बिगेस्ट एम्प्लॉयमेंट इज एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज़, ये बिल्कुल सही है। फोर्थ स्टेटमेंट भी पढ़ के देख लेते हैं स्टूडेंट्स एक बार, अबाउट 48% इंडियन वर्कफोर्स इज एम्प्लॉयड इन फॉरेन कंट्रीज और इन ऑर्गेनाइजेशन असिस्टेड बाय फॉरेन कैपिटल। ऐसा भी नहीं है स्टूडेंट्स, ये परसेंटेज होगा बट 48% तो नहीं है बिल्कुल भी, एंड नन ऑफ दीज था। तो यहाँ पे ऑफकोर्स हमारा जो आंसर है वो है इन इंडिया सिंगल बिगेस्ट एम्प्लॉयमेंट इज एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 45, इसमें पूछे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। सो यहाँ पे जितने भी स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं इसमें से प्लानिंग कमीशन का फंक्शन नहीं है, कौन सा नहीं है, कौन सा स्टेटमेंट? तो यहाँ पे जो फोर्थ स्टेटमेंट है, प्रिपरेशन ऑफ एनुअल बजट, ठीक है। अगेन यहाँ पे आप पढ़ते ही समझ जाएंगे कि एनुअल बजट प्लानिंग कमीशन प्रिपेयर नहीं करता। अदरवाइज जितनी भी चीज़ें हैं जैसे डिटर्मिनेशन ऑफ स्टेजेस इन विच द प्लान शुड बी कैरिड आउट, ये भी प्लानिंग कमीशन के लिए ही है। पब्लिक कोऑपरेशन इन नेशनल डेवलपमेंट, ये भी प्लानिंग कमीशन ही जो है इसकी टास्क है ये। एंड असेसमेंट ऑफ मटेरियल कैपिटल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री ऑफ कोर्स, एंड फॉर्मुलेशन ऑफ प्लान्स फॉर द मोस्ट इफेक्टिव एंड बैलेंस्ड यूटिलाइजेशन ऑफ कंट्रीज रिसोर्सेज। तो ये तो इनका मेन जो प्राइम ऑब्जेक्टिव है वही है, ठीक है। स्टेटमेंट 2, तो यहाँ पे स्टेटमेंट 4th जो है इज नॉट अ फंक्शन ऑफ प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 46, डैश इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन एंड नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। सो जो प्लानिंग कमीशन है और जो NDC है यानी कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, इसके जो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं वो कौन होते हैं? ही इज़ द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो यहाँ पे आपका डैश जो है इस प्राइम मिनिस्टर वाले ऑप्शन से फिलअप होगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 47, इसमें पूछा है कि विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर प्लानिंग कमीशन, ठीक है। इंडियन प्लानिंग कमीशन के बारे में गिवन स्टेटमेंट्स में से कौन सा करेक्ट है? स्टूडेंट्स ये तीनों ही जो स्टेटमेंट्स हैं यहाँ पे करेक्ट हैं। इट इज़ नॉट डिफाइंड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा कुछ नहीं है कि इंडियन प्लानिंग कमीशन की जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपको कहीं पर जो है ये इसकी ट्रेसेस मिल जाएंगे, ठीक है। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। बी सेज मेंबर्स एंड वाइस चेयरमैन ऑफ इट डू नॉट हैव अ फिक्स्ड वर्किंग ड्यूरेशन, ये भी करेक्ट है स्टूडेंट्स। एंड मेंबर्स डू नॉट रिक्वायर एनी मिनिमम एजुकेशन, ये भी करेक्ट है। तो ऑल ऑफ दीज आपका जो है करेक्ट ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 48, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ड्राइविंग फोर्स इन्फ्लुएंसिंग द इंडस्ट्रियल ग्रोथ ऑफ एन इकोनॉमी। तो यहाँ पे जितने भी स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं आपको ये बताना है इसमें से ऐसा कौन से जो है फोर्सेज हैं जो कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट हमारा स्टेटमेंट है इकोनॉमिक फैक्टर्स ओनली, सेकेंड सेज इन्वेस्टमेंट ओनली, थर्ड इनोवेशन और मार्केट बेस ओनली, या फोर्थ 1 and 2, या फिफ्थ 1, 2 and 3। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे फिफ्थ ऑप्शन करेक्ट है क्योंकि जो स्टेटमेंट्स है फर्स्ट और सेकंड और थर्ड ये तीनों ही जो है ड्राइविंग फोर्सेस में आते हैं,
दे डू इन्फ्लुएंस द इंडस्ट्रियल ग्रोथ ऑफ एन इकोनॉमी। तो इकोनॉमिक फैक्टर्स तो हैं ही, इन्वेस्टमेंट भी है, इनोवेशन एंड मार्केट बेस भी, ये सारे ही फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। तो आपका फिफ्थ ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 49, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एन इंडिकेटर ऑफ फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ अ कंट्री। तो यहाँ पे जितने भी जो स्टेटमेंट्स हैं ABC, इसमें से आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा जो है इंडिकेटर होता है फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ अ कंट्री को डिफाइन करने के लिए। तो A इज़ GDP, B इज़ PPP और C है FDI इन अ ईयर। तो यहाँ पे बेसिकली ये तीनों ही जो है इंडिकेटर की तरह काम करते हैं फाइनेंशियल हेल्थ अगर आपको किसी कंट्री की जो है चेक करनी है। तो यहाँ पे फोर्थ जो है ऑप्शन करेक्ट है स्टूडेंट्स, ऑल A, B एंड C। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 50, अ क्लोज्ड इकोनॉमी इज एन इकोनॉमी इन विच। सो स्टूडेंट्स नाइदर एक्सपोर्ट्स नॉर इम्पोर्ट्स टेक प्लेस। सो क्लोज से आप समझ सकते हैं क्लोज्ड इकोनॉमी का यही मतलब होता है बेसिकली। ठीक है, तो नाइदर एक्सपोर्ट्स नॉर इम्पोर्ट्स टेक प्लेस, ये करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे आपका। एंड क्वेश्चन नंबर 51 है, इन विच प्लान वॉज द ग्रोथ रेट टारगेट एक्सीडेड। सो स्टूडेंट्स आपसे ये पूछ रहा है कि ग्रोथ रेट जो थी बेसिकली वो टारगेट से एक्सीड कब कर गई थी, कौन से प्लान में। तो फर्स्ट जो हमारा प्लान था ना उसमें जो टारगेट ग्रोथ थी वो ग्रोथ रेट जो है ना उसको एक्सीड कर गई थी। जो हमारी एक्चुअल जो ग्रोथ थी वो टारगेट ग्रोथ से ज़्यादा थी। तो ये फर्स्ट 5 ईयर प्लान में हुआ था। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ करेक्ट है। नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 52, इंडियाज़ वेज पॉलिसी इज़ बेस्ड ऑन। सो इंडियन जो वेज पॉलिसी है वो किस पे बेस्ड है, कॉस्ट ऑफ लिविंग पे बेस्ड है स्टूडेंट्स। एंड क्वेश्चन नंबर 53 में पूछ रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट विच अकर्स व्हेन वर्कर्स मूव फ्रॉम वन जॉब टू अनदर इज़ नोन एज। सो इसको कौन से टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, ये फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 54 है आपके पास, द टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट मोस्टली फाउंड इन इंडिया कैन बी करेक्टराइज बाय। ये डिस्गाइज टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 55, अमंग द रीजंस फॉर डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट इन द रूरल एरियाज इज। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी स्टेटमेंट्स हैं आपको इसमें से एक ऐसा जो है स्टेटमेंट चूज़ करना है जो कि रीज़न है बेसिकली इस डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का रूरल एरियाज़ में। तो यहाँ पे आपका लो लेवल्स ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इन द कंट्री, ये बेसिकली रीज़न है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। एंड क्वेश्चन नंबर 56 है, अनएम्प्लॉयमेंट इन अ डेवलपिंग कंट्री जनरली टेक्स प्लेस ड्यू टू। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो एक ही ऑप्शन जो करेक्ट है वो है लैक ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 57, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट रिफर्स टू व्हाट, अनएम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग रिसेशनरी फेज ऑफ ए ट्रेड साइकिल। ठीक है, तो जब रिसेशन आता है इस तरह की जब अनएम्प्लॉयमेंट हो जाती है तो इसको हम साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58 है आपके पास, विच कमिटीज़ रिकमेंडेशंस आर बीइंग फॉलोड फॉर एस्टिमेटिंग द पॉवर्टी लाइन्स इन इंडिया। ये लकड़ा वाला कमेटी के लिए जो है जो स्टूडेंट्स उनकी रिकमेंडेशन थी उसी के बेसिस पे जो पॉवर्टी लाइन है इंडिया में उसकी एस्टिमेशंस की जाती हैं। तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 59, इसमें पूछा है कि ऑब्सोल्यूट जो है एब्सोल्यूट पॉवर्टी मीन्स व्हाट। तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी का मतलब क्या होता है, पॉवर्टी इन टर्म्स ऑफ द बेसिक मिनिमम कैलोरी रिक्वायरमेंट्स। तो जो बेसिक मिनिमम कैलोरी रिक्वायरमेंट्स हैं उसके बेसिस पर जो है मेजरमेंट होती है उसी के टर्म्स में हम जो है एब्सोल्यूट पॉवर्टी को मेजर करते हैं। तो बी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट है। नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 60, आपसे DWCRA का फुल फॉर्म पूछा है। सो DWCRA का फुल फॉर्म होता है स्टूडेंट्स डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन इन रूरल एरियाज। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 61, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रीवैम्प ऑफ द इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। सो उसमें जो ये स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना है, ठीक है, इसमें जो है ये इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम का ही एक पार्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62 है आपके पास स्टूडेंट्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर डेफिनेट इम्प्लीकेशंस ऑफ फॉल इन इन्फ्लेशन। सो इसमें से ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो कि डेफिनेटली एक इम्प्लीकेशन है फॉल ऑफ इन्फ्लेशन के लिए बेसिकली। तो स्टेटमेंट 1 says prices have fallen, second says prices are increasing more slowly than before, थर्ड है फूड सप्लाई हैज़ इंक्रीज, या फोर्थ देयर इज़ इंडस्ट्रियल स्टैग्नेशन। तो यहाँ पे आपका जो सेकंड है ना ये प्राइसेस आर इंक्रीजिंग मोर स्लोली देन बिफोर। ठीक है, ये फॉल इन इन्फ्लेशन को जो है शो करता है। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 63, अमंग द कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन कैन बी लिस्टेड। सो यहाँ पे जो 4 स्टेटमेंट्स हैं इनमें से आप कौन से जो है स्टेटमेंट को एज अ कॉज ऑफ इन्फ्लेशन आप लिस्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सेज स्लो ग्रोथ इन एग्रीकल्चरल आउटपुट, सेकंड सेज इंक्रीजिंग नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट, थर्ड सेज रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ, या फोर्थ सेज रैपिड ग्रोथ इन कॉस्टली इंपोर्ट्स। सो स्टूडेंट्स ये सारे ही जो है कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन की तरह आप इन्हें लिस्ट कर सकते हैं, ये सारे ही स्टेटमेंट्स इंक्लूडेड होंगे इसमें। क्वेश्चन नंबर 64 है आपके पास, अमंग द रेमेडीज ऑफ इन्फ्लेशन वी कैन नॉट इंक्लूड व्हाट, लोअरिंग बैंक रेट। ये इसमें इंक्लूडेड नहीं हो सकता बिल्कुल भी स्टूडेंट्स। बाकी के जितने भी रेमेडीज़ हैं, जितने भी स्टेटमेंट्स हैं वो एज अ रेमेडी जो है
बट लोअरिंग बैंक रेट विल नॉट हेल्प टू कर्ब द इन्फ्लेशन, तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 65, अ वेरी रैपिड ग्रोथ इन प्राइसेस इन विच मनी लूजेज इट्स वैल्यू टू द पॉइंट वेयर इवन बार्टर मे बी प्रेफरेबल इज नोन एज। सो ये हाइपर इन्फ्लेशन का केस है स्टूडेंट्स, आपको बेसिकली इसकी पूरी जो है डेफिनेशन प्रोवाइड कर दी थी एज अ स्टेटमेंट क्वेश्चन में, और फिर आपसे पूछा था कि ये क्या है, ठीक है। तो ये हाइपर इन्फ्लेशन होता है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 64 है, इन्फ्लेशनरी गैप इज द सिचुएशन कैरेक्टराइज्ड बाय। इन्फ्लेशनरी गैप को जो है आप किस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं बेसिकली स्टूडेंट्स, तो ये सिचुएशन है जिसमें एक्सेस ऑफ एग्रीगेट डिमांड ओवर एग्रीगेट सप्लाई एट द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, ये होता है आपका इन्फ्लेशनरी गैप। क्वेश्चन नंबर 67 में आपसे पूछा है कि विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच्ड। सो यहाँ पे आपके पास जो है टर्म्स हैं और उनसे रिलेटेड जो है आगे उनके बारे में चीज़ें लिखी हुई हैं, आपको ये बताना है इनमें से कौन सा रॉन्गली मैच्ड है। डिप्रेशन में क्या होता है, इनसफिशिएंट डिमांड कॉजिंग लार्ज स्केल अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ मैन एंड मशीनरी ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ये करेक्ट है स्टूडेंट्स। रिसेशन के बारे में भी देख लीजिए, रिडक्शन इन डिमांड एंड प्रोडक्शन, ठीक है, ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ये भी रिसेशन के बारे में हम जानते हैं, सही है। बूम क्या होता है, रैपिड एंड ऑल राउंड स्पर्ट इन इकोनॉमिक एक्टिविटी, आपको पता ही है देखिए स्टूडेंट्स की सही ऑप्शन क्या है, बट बाकी के ऑप्शंस मैं सिर्फ इसलिए पढ़ देती हूँ कि कहीं आप उनको जो है स्किप करके आगे भी ना बढ़ जाएं, तो हर एक ऑप्शन जो है ना वो अपने आप में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन देता ज़रूर है, ठीक है। तो स्टैगफ्लेशन के बारे में पढ़ लेते हैं, स्लो पेस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी ड्यू टू फॉलिंग प्राइसेस, तो ये स्टैगफ्लेशन के बारे में जो है ये ऑप्शन बेसिकली ये करेक्ट नहीं है। स्टैगफ्लेशन का ये मतलब नहीं होता है स्टूडेंट्स बेसिकली, तो यहाँ पे आपको सिर्फ इसी तरह से जो है आंसर करना था कि कौन सा एक ऐसा टर्म है जो कि उसके एक्सप्लेनेशन के साथ रॉन्गली मैच्ड है, तो सी ऑप्शन यहाँ रॉन्गली मैच्ड है, हम इसे जो है मार्क कर लेंगे। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 68, पूछ रहा है आपसे द कॉज ऑफ इन्फ्लेशन इज व्हाट, तो इंक्रीज इन मनी सप्लाई एंड फॉल इन प्रोडक्शन इज द कॉज ऑफ इन्फ्लेशन, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 69 है, पूछ रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग इज मोस्ट बेनिफिटेड फ्रॉम इन्फ्लेशन, ये होते हैं डेटर्स। तो जब वो डेटर्स बेसिकली कोई अमाउंट जो है लेंड करते हैं, उन्हें क्रेडिटर्स उन्हें लेंड करते हैं और वो उस पर्टिकुलर लोन को जो है लेते हैं, ठीक है। तो आज जो मनी वैल्यू है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, वो 10 साल के लिए अगर उन्होंने लोन लिया है तो 10 साल बाद सेम नहीं रह जाती, तो डेटर्स हमेशा मोस्ट बेनिफिटेड होते हैं, और जो ग्रुप जो सफ़र करता है मोस्ट, वो कौन होता है, क्रेडिटर्स होते हैं। ये दोनों ही याद रखिएगा स्टूडेंट्स, मोस्ट बेनिफिटेड में डेटर्स और मोस्ट जो सफ़र करता है ग्रुप वो कौन है, क्रेडिटर्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70 भी हमने इसी तरह इंक्लूड कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 71, इसमें पूछा है कि मिनिमम इन्फ्लेशन इन द पोस्ट इकोनॉमिक रिफॉर्म वाज इन। सो मिनिमम इन्फ्लेशन पोस्ट इकोनॉमिक रिफॉर्म जो है कब हमने देखी, ठीक है। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद जब जो ईयर था जिसमें सबसे कम इन्फ्लेशन थी वो था 1999 से 2000, ठीक है। तो ए ऑप्शन यहाँ का करेक्ट है। नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 72, इन्फ्लेशन इज कॉज्ड एज अ रिजल्ट ऑफ व्हाट, इंक्रीज इन मनी सप्लाई विदाउट अ कॉरस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन प्रोडक्शन, यही इन्फ्लेशन का बेसिकली कॉज होता है, ठीक है। तो इसे हमने अभी पहले वाले क्वेश्चन में भी पढ़ा, बस वर्डिंग्स चेंज है, कुछ और नहीं। बाकी क्वेश्चन नंबर 73 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स फॉर कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, ठीक है। तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन के लिए इनमें से कौन सा ऐसा फैक्टर है विच कैन अकाउंट फॉर इट, तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है ना आपका इंक्रीज इन इनडायरेक्ट टैक्सेशन, ये जो है एक रीज़न हो सकता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का, तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, इंक्रीज इन इनडायरेक्ट टैक्सेशन। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 74, इसमें पूछ रहा है कि द इन्फ्लेशन एक्सपीरियंस्ड इन द कंट्री एट प्रेजेंट इज, ये कौन सी जो है टाइप की इन्फ्लेशन है जो अभी कंट्री में हम एट प्रेजेंट एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ये कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है बेसिकली, तो डी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट है। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 75, डिवैल्यूएशन मीन्स, ठीक है। तो डिवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है, लोअरिंग द वैल्यू ऑफ वन करेंसी इन कंपैरिजन ऑफ सम फॉरेन करेंसी, ये बेसिकली क्यों किया जाता है स्टूडेंट्स, कोई कंट्री अपनी ही जो है अपने करेंसी को बेसिकली क्यों किसी और करेंसी के कंपैरिजन में डिवैल्यू करती है, लोअर करती है अपनी ही वैल्यू को, इसके रीजंस आप मुझे बताएंगे, आज का आपका होमवर्क है, ठीक है। डिवैल्यूएशन से रिलेटेड आप इसे ज़रूर पढ़िएगा। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 77, मॉनेटरी पॉलिसी इज रेगुलेटेड बाय, तो सेंट्रल बैंक जो है इसको रेगुलेट करता है, तो मॉनेटरी पॉलिसीज आर ऑलवेज रेगुलेटेड बाय द सेंट्रल बैंक, बी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट है। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 78, 1 रुपी करेंसी नोट बियर्स द सिग्नेचर ऑफ, सो 1 रुपी की जो करेंसी नोट होती है उसको सिग्नेचर जो है किसका होता है, उस पर फाइनेंशियल जो सेक्रेटरी होते हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, उनका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79 है आपके पास, 10 रुपी नोट बियर्स द सिग्नेचर ऑफ हुम, तो इसका सिग्नेचर जो है 10 रुपी नोट पे किसका सिग्नेचर होता है, गवर्नर RBI का, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 80,
नेक्स्ट क्वेश्चन बाय मिस्टेक रिपीट हो गया है, ठीक है, इसको स्किप करके हम आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 है आपके पास, व्हेन वाज द डेसिमल सिस्टम ऑफ करेंसी इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। सो करेंसी में डेसिमल सिस्टम को कब इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में, तो ये 1957 की जो है इवेंट है स्टूडेंट्स। डी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट है। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 82, एंड विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंट्स करेंसी नोट ऑफ द डिनोमिनेशन ऑफ ₹100। तो इसमें से कौन सी ऐसी जो है जगह है जहाँ पे जो करेंसी नोट्स हैं हमारे डिनोमिनेशन ऑफ ₹100 वाले, वो कहाँ पे जो है प्रिंट होते हैं, तो बैंक नोट प्रेस ऑफ देवास ये इन्हें प्रिंट करता है, ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 83, फॉर इंटरनेशनल पेमेंट्स द इंडियन करेंसी इज लिंक टू। इंटरनेशनल पेमेंट्स के लिए इंडियन करेंसी को कौन सी करेंसी से हमने लिंक किया हुआ है, यह है अमेरिकन डॉलर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 84 है आपके पास, हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर यूज्ड ऑन अ ₹10 नोट। ये क्वेश्चन एक बार KBC में भी आया था, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस हैं स्टूडेंट्स 2, 7, 10, 15। तो 15 लैंग्वेजेस में मेंशन होता है ₹10 नोट पे, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 85, कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रुपी इम्प्लाइज व्हाट, ठीक है। तो कन्वर्टेबिलिटी अगर आप रुपी की देखें तो इट इम्प्लाइज दैट फ्रीली परमिटिंग द कन्वर्जन ऑफ रुपी टू अदर मेजर करेंसीज एंड वाइस वर्सा, यानी कि हम अपनी करेंसी को किसी अदर मेजर करेंसी में कन्वर्ट कर सकें या किसी मेजर करेंसी को अपनी करेंसी में कन्वर्ट कर सकें, वाइस वर्सा, इसीलिए मेंशन है। तो यही हमारी जो है कन्वर्टेबिलिटी जो है बताता है, ठीक है। तो कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रुपी इम्प्लाइज व्हाट, फ्रीली परमिटिंग द कन्वर्जन, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 86, ब्लैक मनी इज व्हाट, इनकम ऑन विच पेमेंट ऑफ टैक्स इज यूजुअली इवेडेड। इसी को काला धन कहते हैं, ठीक है। तो ब्लैक मनी क्या होता है, इनकम ऑन विच पेमेंट ऑफ टैक्स इज यूजुअली इवेडेड, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 87, इसमें पूछा कि ब्रॉड मनी इन इंडिया इज। सो स्टूडेंट्स इस तरह का एक क्वेश्चन मैंने जो है पूरा वीडियो आपको इस पे प्रोवाइड किया था कि ब्रॉड मनी क्या होता है और इस तरह की सारी चीज़ें, उस वीडियो का आप रेफ़र कर सकते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स करके उसकी हेडिंग होगी, ठीक है। तो उसमें मैंने ये मेंशन किया था कि कौन से टाइप के मनी है, जो M1, M2, M3 सब दिख रहे हैं ना, सब वहाँ पे मैंने मेंशन किए हैं। तो अगेन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 87 में यही आपसे पूछा है कि ब्रॉड मनी इन इंडिया इज़ M3 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स कि M1 किसको रेफ़र करता है, M2 किसको रेफ़र करता है। एक बार उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड कर दूँगी। एंड क्वेश्चन नंबर 88 है हमारे पास कि द इशू डिपार्टमेंट ऑफ RBI मेंटेन्स अ डैश अगेंस्ट द प्रिंटिंग ऑफ नोट्स। तो मिनिमम रिजर्व सिस्टम को जो है वहाँ पे मेंटेन किया जाता है स्टूडेंट्स, और ये कौन मेंटेन करता है, इशू डिपार्टमेंट मेंटेन करता है। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 89, द स्टेट्स डेट doesn't include treasury bills issued to international financial institutions। सो किसी भी जो गवर्नमेंट के जो डेट होते हैं उसमें क्या इंक्लूडेड नहीं होता है, ट्रेजरी बिल्स, ठीक है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 90, हार्ड करेंसी इज डिफाइंड एज करेंसी traded in foreign exchange market for which demand is persistently relative to the supply। सो स्टूडेंट्स हार्ड करेंसी को बेसिकली यहाँ पे आपको डिफाइन करने के लिए कहा था, ऐसी जो करेंसी जो कि जो है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में ट्रेड होती है और उसकी डिमांड जो है ना ये परसिस्टेंटली रिलेटिव रहती है सप्लाई को लेकर। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 91 है आपके पास, इन्फ्लेशन इम्प्लाइज राइज इन जनरल प्राइस इंडेक्स। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। तो इन्फ्लेशन के बारे में जो है बहुत सारी चीज़ें हमने पहले भी पढ़ी हैं, ठीक है। आज के वीडियो में इन्फ्लेशन से रिलेटेड और 5 ईयर प्लान से रिलेटेड मैंने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है इंक्लूड किए थे स्टूडेंट्स, क्योंकि इन पे बेस्ड क्वेश्चन जो है आते ही हैं, ठीक है। आपका बेसिकली कंसेप्ट रिवाइज होने से मतलब है, क्योंकि ये आपने पढ़ा है ऑफ कोर्स और कई बार पढ़ा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 92 है, द सिचुएशन विद इंक्रीजिंग अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन इज टर्म्ड एज। सो ऐसी सिचुएशन जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो रही है और इन्फ्लेशन भी, तो इसे हम क्या कहते हैं, ये होती है स्टैगफ्लेशन। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 93, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कॉन्ट्रीब्यूट्स टू एन इन्फ्लेशनरी ट्रेंड। सो इसमें से ऐसा कौन सा फैक्टर है जो इन्फ्लेशनरी ट्रेंड की तरफ कंट्रीब्यूट कर रहा है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, 15% इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ मनी इन द मार्केट, ठीक है। जब मनी की सप्लाई बढ़ती है दिस इट कंट्रीब्यूट्स टू इन्फ्लेशनरी ट्रेंड, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 94, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड फॉर चेकिंग इन्फ्लेशन टेम्परेली, ठीक है। तो डिक्रीज इन मनी सप्लाई, ठीक है, ये आपका जो है बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 95, हु अमंग द फॉलोइंग आर नॉट प्रोटेक्टेड अगेंस्ट इन्फ्लेशन। सो स्टूडेंट्स एग्रीकल्चरल फार्मर्स हैव नो प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्फ्लेशन, तो डी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट होगा। एंड नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 96, एन एसेंशियल एट्रीब्यूट ऑफ इन्फ्लेशन इज इंक्रीज इन प्राइसेस। ये इसका एसेंशियल बिल्कुल जो है एट्रीब्यूट है, प्राइसेस में इंक्रीज होना, ठीक है।
वी हैव क्वेश्चन नंबर 97, इसमें पूछा कि द बेस्ट मीन्स ऑफ सेविंग ड्यूरिंग इन्फ्लेशन इज़ टू कीप। सो अगर आप जो है इन्फ्लेशन के ड्यूरिंग द इन्फ्लेशन आप अगर बेस्ट मीन्स ऑफ सेविंग अगर ढूंढ रहे हैं तो वो गवर्नमेंट बॉन्ड, इक्विटी या टाइम डिपॉजिट्स बिल्कुल नहीं होता है स्टूडेंट्स, क्योंकि टाइम वैल्यू ऑफ मनी कुछ टाइम बाद आपको उतनी नहीं मिलेगी। तो अगर आप मनी को अपने पास ही रखें वो जो है बेस्ट मीन्स ऑफ सेविंग होगा, ठीक है, और मनी के ही फॉर्म में रखें, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 98 है आपके पास, इन्फ्लेशन कैन बी कंटेन्ड बाय। सो यहाँ पे जितने भी ऑप्शन हैं स्टूडेंट्स, ये सारे ही इन्फ्लेशन को कर्ब करने में या कंटेन करने में जो है आपके सक्सेसफुल हैं। ए इज़ सरप्लस बजट, बी इज़ इंक्रीज इन टैक्सेशन, सी इज़ रिडक्शन इन पब्लिक एक्सपेंडिचर्स। ये सारी ही चीज़ें वर्क करेंगी, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 99, a steady increase in the general level of prices as a result of excessive increase in aggregate demand as compared to aggregate supply is termed as। ये डिमांड पुल इन्फ्लेशन की बेसिकली यहाँ पे आपको डेफिनेशन दी हुई है स्टूडेंट्स, तो इसे आप नोट कर सकते हैं। इस तरह की टर्म्स को लेके अपनी जो आपका कंसेप्ट है बेसिकली इसे जो है क्लियर रखिएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि इस तरह के बेस्ड अगर क्वेश्चन आते हैं या तो आपको डायरेक्टली इस तरह से अगर डेफिनेशन देके पूछ लेगा तो फिर तो आप रिलेट कर ही लेंगे, बट कई बार क्या होता है अलग से चीज़ें पूछता है, जैसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ करेक्टरिस्टिक ऑफ डिमांड पुल इन्फ्लेशन। इस तरह से अगर आपको पूछता है तो अगर आपका जो डिमांड पुल इन्फ्लेशन को लेकर कंसेप्ट होगा अगर वो क्लैरिफाई रहेगा तभी आप आंसर जो है कर पाएंगे वहाँ पर। तो इस तरह की चीज़ें जो है अलग से एक बार पढ़ भी लीजिएगा, रीड आउट कर लेंगे तो भी आपका जो है रिवाइज हो जाएगा वो पर्टिकुलर टॉपिक। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 100 है, द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। इसमें A high rate of inflation tends to worsen balance of payments because, so अगर इन्फ्लेशन का रेट हायर होता जा रहा है तो इट विल टेंड टू वर्सन द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। तो ये क्यों होता है स्टूडेंट्स? क्योंकि प्राइस ऑफ एक्सपोर्टेड गुड्स राइज मेकिंग एक्सपोर्ट्स लेस कॉम्पिटिटिव। सो स्टूडेंट्स इसका रीज़न बेसिकली ये होता है कि जो एक्सपोर्टेड गुड्स हैं उनका प्राइस जो है राइज कर जाता है एंड दिस मेक्स द एफर्ट्स द एक्सपोर्ट्स लेस कॉम्पिटिटिव। सो अगर हमारे जो है एक्सपोर्टेड गुड्स की प्राइस कम रहेगी तो हम उस पर ज़्यादा मार्जिन अर्न कर पाएंगे, और बहुत सारी अदर फैक्टर्स भी हैं जो इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली इन्फ्लेशन की वजह से क्या होता है कि जो एक्सपोर्टेड गुड्स होते हैं उनकी प्राइस में राइज आना जो है ये बैलेंस ऑफ पेमेंट्स को हमेशा जो है वर्स करता है। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। एंड दिस इज़ ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। आई होप दी क्वेश्चंस वर क्लियर टू यू। एंड स्टूडेंट्स, एज आई अपलोड वीडियोज़ डेली एंड देर आर मेनी more videos to come, so subscribe now if you haven't subscribed yet, and please convey your doubts in the comment box or through email. You can find my mail ID in the description box and stay tuned to my channel. और अगर आपको BHUBCom entrance से related किसी भी topic में कोई confusion है तो mention that in the comment box, I will include them as well. And stay home, stay safe. Please like the video, share it with your friends, subscribe to my channel, and do not forget to hit the bell icon so you never miss any update from my channel. Happy learning, students.